नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आज हम भारतीय भूगोल पार्ट 3 कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 कवर किया था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। भारत का भूगोल आज का टॉपिक है हमारा, ठीक है, स्थिति एवं विस्तार। तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह 3 ओर से समुद्र से घिरा है। हिंद महासागर इसके दक्षिण में है। भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हम भारत के भूगोल में उसके स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी भाग है, ठीक है। तो देखिए, जो एशिया है यहाँ पर आप जानते हैं, यहाँ पर देखिए ये अपना भारत है, ठीक है। और इसके ऊपर देखिए ये एशिया है ना, एशिया महाद्वीप। तो सिंपल सी चीज़ है कि एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी हिस्सा है वो क्या है, अपना इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यह 3 ओर से समुद्र से घिरा है, ठीक है। 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है अपना भारत, और हिंद महासागर इसके दक्षिण में है। हाँ, सब जानते हैं आप कि दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। इसका मतलब ये है, उत्तरी गोलार्ध का मतलब ये है, देखिए जो अर्थ है हमारा उसमें 2 गोलार्ध हैं। देखिए यहाँ 20 से अगर हम भूमध्य रेखा बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है, ठीक है, ऊपर का भाग, ये उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध है हमारा। और उसके बाद ये जो नीचे का पार्ट है अर्थ का, वो है हमारा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो इस तरीके से हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध देखते हैं, ठीक। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भारत की अवस्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में, मतलब देखिए भारत का जो भारत अपना है वो यहाँ पर स्थित है, ठीक, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। तो देखिए जो भारत का विस्तार है वो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। देखिए जो अक्षांश रेखा होती है, यहाँ पर देखिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए ये ग्लोब है, तो जो अक्षांश रेखा होती है वो इस तरीके से बनी होती है, ठीक है। देखिए बीच में भूमध्य रेखा होती है और उसके बाद देखिए इस तरीके से अक्षांश रेखा बनी होती है, और जो देशांतर होती है वो देखिए ऊर्ध्वाधर बनी होती है, ठीक है। इस तरीके से ऊर्ध्वाधर बनी होती है। अक्षांश जो रेखा होती है वो क्षैतिज बनी होती है, और जो देशांतर रेखा होती है वो ऊर्ध्वाधर बनी होती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो भारत है वो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री, ठीक है, 6 उत्तरी अक्षांश तक। अब देखिए जो भारत है ये हमारा भारत है, ठीक है। देखिए ये हमारा, मैंने भारत का नक्शा बना दिया। तो देखिए ये अक्षांश का वो है, ठीक है, सीमा है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, देखिए मतलब यहाँ समझ जाइए, यहाँ पर देखिए नीचे भूमध्य रेखा है हमारा, तो यहाँ से देखिए ये 0 मान के चलते हैं भूमध्य रेखा को। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो जो अक्षांश रेखा आते जाती है उसे 1 2 3 इस तरीके से मानते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से अक्षांश रेखा बटा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब देखिए 8 डिग्री, यहाँ आप मान लो कि 8 डिग्री है, और ये आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाता है, 37 डिग्री तक जाता है। तो यहाँ तक है हमारा भारत अक्षांश में, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि पूर्वी देशांतर। अब देखिए यहाँ पर पूर्वी देशांतर की बात कर रहे हैं, तो देखिए मैंने फिर से यहाँ पर देखिए भारत का नक्शा बना देता हूँ मैं। देखिए हमने बनाया भारत का नक्शा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि पूर्वी देशांतर, तो देखिए यहाँ पर पूर्वी देशांतर मतलब ये अपना पूर्वी देशांतर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट, मतलब देखिए मान के चलिए कि ये 68 डिग्री है हमारा, ठीक है, ये इस तरीके से 68 डिग्री है। तो ये आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक, मतलब 97 डिग्री तक, इस तरीके से। तो ये यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, ये ध्यान पे रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए, कर्क रेखा देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटते हुए 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कर्क रेखा होती है वो देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, ठीक है। कौन कौन से हिस्सों में, देखिए यहाँ पर फिर से मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके समझने के लिए। देखिए ये हमारा भारत है। अब यहाँ पर देखिए जो कर्क रेखा है वो 20 होकर गुजरती है, ठीक है। ये कर्क रेखा हमारी 20 होकर गुजरी। मैंने थोड़ा सा वो बना दिया, मैं थोड़ा स्ट्रेट बना देता हूँ। देखिए ये भारत है इस तरीके से, और ये कर्क रेखा यहाँ से गुजर गई, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, भारत को 2 हिस्सों में बांट रही है, ठीक है। और ये जो कर्क रेखा जब यहाँ से गुजरती है तो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो यही कहना चाह रहे थे कि गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, ठीक है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है,
झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। ठीक है, बस ये कहना चाह रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए, भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है, जो 82 डिग्री 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, तो देखिए जो भारत का मानक समय है वो कहाँ से लिया गया है बोल रहा है, तो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया। ध्यान पे रखिएगा, जो 82 डिग्री 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है, तो 82 डिग्री 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से आप बोल सकते हैं। देखिए पूर्वी देशांतर मतलब, देखिए इस तरफ क्या होता है, पूर्व होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और इस तरफ का जो भाग होता है वो क्या होता है, पश्चिम होता है। तो देखिए पूर्वी देशांतर मतलब आप देख लीजिए कि जो पूर्वी जो देशांतर रेखा है वो पूर्व की तरफ होगी, मतलब इधर होगी। ठीक है, पश्चिमी देशांतर ये होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको समझने के लिए बता देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए हमारा भारत देश है। ठीक है, सॉरी फिर से बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारा भारत देश है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, जब ग्लोब होता है तो देखिए इधर अब ग्लोब बना हुआ है, तो देखिए यहाँ पर भी देखिए कई सारे देश होंगे, और यहाँ पर भी देशांतर रेखा है, और यहाँ पर भी देशांतर रेखा है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि देखिए इधर हम पश्चिमी देशांतर बोल देते हैं और इधर पूर्वी देशांतर। तो देखिए हमारा जो पूरा भारत है, मान के चलिए पूरा का पूरा पूर्वी देशांतर की तरफ है, पूर्व की तरफ है हमारा, समझिए को। और क्योंकि इधर का जो भाग है पश्चिमी देशांतर है, और इधर का पूरा भाग हमारा पूर्वी देशांतर है, तो भारत हमारा इधर ही है, पूर्वी देशांतर की तरफ है, पश्चिमी देशांतर तब नहीं जाता। ठीक है, हमारा भारत। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यहाँ तक हो गया था। यह समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे। ठीक है, ग्रीनविच समय माध्य समय क्या होता है, देखिए ग्रीनविच माध्य समय एक वो निर्धारित किया गया है। ठीक है, माध्य समय निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब देखिए जो सूर्योदय का टाइम होता है वो अलग अलग देशों में अलग अलग होता है, क्योंकि देखिए जब पृथ्वी घूमता है अपने अक्ष पर, तो जहाँ जहाँ पर सूर्य की रोशनी पहले पड़ती है, मतलब जिस जिस देश में पहले पड़ती है वहाँ पर सूर्योदय पहले होगा, और जहाँ बाद में पड़ेगी वहाँ पर बाद में सूर्योदय होगा। ठीक है, तो वही है, यहाँ पर ग्रीनविच माध्य समय उसी हिसाब से निर्धारित किया गया है। तो जो भारत का जो समय है वह 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अब देखिए यहाँ पर भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल में भारत का जो स्थान है विश्व में 7वां स्थान है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या आप थोड़ा सा राउंड फिगर इस तरीके से याद रखिए कि 32,87,000, इस तरीके से आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको मिल ही जाएगा वो, और विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अगला यहाँ पर पॉइंट देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। अब देखिए जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात की जाए तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, चीन का स्थान पहला है और भारत का स्थान दूसरा है। अगला यहाँ पर देखिए, विश्व की कुल भूमि का 2.4% भाग भारत के पास है, जबकि विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा तथा गोवा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, तो जो विश्व की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग भारत के पास है, तो 2.4%। देखिए यहाँ पर विश्व की कुल भूमि बोल रहे हैं ना, कुल भूमि का, दुनिया में जितनी भी भूमि है उसकी कुल भूमि का 2.4% भाग किसके पास है, भारत के पास है, और विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अब देखिए दुनिया में जितनी भी जनसंख्या निवास करती है उसमें से 17.5% जनसंख्या जो है वो भारत में निवास करती है, ध्यान रखिएगा। और क्षेत्रफल देखिए जो आंकड़े हैं ना, खास करके जो जनसंख्या वाले आंकड़े हैं तो बदलते रहते हैं। ठीक है, भूमि के आंकड़े भले ना बदलें पर वो भी बदल सकते हैं, कभी कभी समुद्र का स्तर बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ग्लेशियर समुद्र के स्तर का बढ़ना और घटना किसके ऊपर निर्भर करता है, हमारे ग्लेशियर के ऊपर। जैसे जो ग्लेशियर, ध्रुव के जो ग्लेशियर पिघलेंगे, अगर जितने ज़्यादा जल्दी जल्दी वो पिघलेंगे उतना ही जल्दी जल्दी हमारे समुद्र का स्तर बढ़ता जाएगा, और एक दिन दुनिया डूब जाएगी। जब सभी के सभी ग्लेशियर पिघल जाएंगे तब पूरी दुनिया क्या होगी, डूब जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 17.5% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा
और गोवा सबसे छोटा राज्य है। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और गोवा क्या है, सबसे छोटा राज्य है। अब देखिए यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, मैप पे पता चल जा बिल्कुल पता चलता है कि जो राजस्थान है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, राज्य है, बहुत ज़्यादा जगह घेरा हुआ है, और गोवा क्या है, सबसे छोटा राज्य है। अब अगला यहाँ पर देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल सबसे अधिक तथा लक्षद्वीप का सबसे कम है। ठीक, जो केंद्र शासित प्रदेश, देखिए जम्मू कश्मीर क्या आता है, केंद्र शासित प्रदेशों में आता है, ठीक है, तो उसका जो क्षेत्रफल है केंद्र शासित प्रदेशों में वो सबसे अधिक है। यहाँ पर देखिए पूरे राज्यों की बात नहीं कर रही, ये बोल रहे हैं कि देखिए केंद्र शासित प्रदेश कुछ ही प्रदेश हैं, है ना, उसमें से जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है बोल रहा है, और लक्षद्वीप का क्या है, सबसे कम है। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ सकता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, किस राज्य का है, तो आप राजस्थान मत लिख के आ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश है हमारा जम्मू कश्मीर और ये दिल्ली है, जिस तरीके से यहाँ पर कई सारे शहर हैं, है ना। तो देखिए जम्मू कश्मीर है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेशों में, और सबसे कम क्षेत्रफल है लक्षद्वीप का, ठीक है। यहाँ पर गोवा मत लिख के आ जाइएगा कि सबसे कम क्षेत्रफल है गोवा का, तो वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, केंद्र शासित प्रदेशों में बोल रहा है, सबसे कम तो लक्षद्वीप का, ठीक है। अगला यहाँ पर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई 7,516,6 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अल्पविराम रखना था। यहाँ पर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर, राउंड फिगर दिया हुआ है ना। स्थलीय सीमा की लंबाई मतलब भारत की जो स्थल है, भूमि है, उसकी लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर, और द्वीप सहित, है ना, जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 7,516,6 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर मुख्य धरातलीय भाग की समुद्री सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, ठीक। मुख्य धरातलीय भाग की जो समुद्री सीमा की लंबाई वो कितनी है, 6,100 किलोमीटर, है ना। और ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, 6,100 किलोमीटर। मुख्य धरातलीय भाग की मतलब क्या होता है कि जो भारत से लगी हुई है, वो समुद्री सीमा जो भारत से लगी हुई है उसकी लंबाई है 6,100 किलोमीटर। और भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य क्या है, कौन सा है, गुजरात। अब लंबी तटरेखा वाला मतलब ये होता है कि देखिए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे ज़्यादा लंबी सीमा समुद्र से लगी हुई है। अब एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी भूमि सबसे अधिक लंबाई तक समुद्र को छूती है, तो वो गुजरात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए, भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील की दूरी तक है, ठीक है। जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है वो कितनी है, 12 समुद्री मील की दूरी तक, मतलब टोटल बता रहा है कि भारत टोटल कितना समुद्री जल को छूता है उसकी भूमि, तो 12 समुद्री मील, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। देखिए जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा बिंदु है, तो इंदिरा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आता भी है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट, और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। यह और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट बोल रहा है कि अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है। देखिए अरब सागर में जो लक्षद्वीप है, ठीक है, वो प्रवाल भित्ति से निर्मित है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप कौन सा है, तो लक्षद्वीप पूरा का पूरा प्रवाल भित्ति से बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगला पॉइंट है, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन तथा नारकुंडम नामक 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ठीक। देखिए बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं, कौन कौन से, बैरन और नारकुंडन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो बैरन और नारकुंडम, या बैरन और नारकुंडम नामक 2 ज्वालामुखी कहाँ कौन से द्वीप में है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पर हमारा टॉपिक है भारत में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। कौन कौन सी कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांति हुई है, थोड़ा इसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हरित क्रांति जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, वह क्यों हुई थी, कृषि उत्पादन के लिए हुई थी। ये जो क्रांति है वो कृषि उत्पादन के लिए हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनता है कि हरित क्रांति क्यों हुई थी या किस उद्देश्य से हुई थी, तो कृषि उत्पादन के लिए हुई थी।
अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कृषि उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति हुई थी, तो हरित क्रांति हुई थी। ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए श्वेत क्रांति, जिसमें व्हाइट रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, यह दुग्ध उत्पादन के लिए हुई थी। ठीक है। देखिए दूध, देखिए दूध दूध क्या होता है, सफ़ेद होता है, श्वेत होता है, तो यहाँ पर श्वेत क्रांति। देखिए कृषि करते हैं खेती, तो खेत क्या हरा होता है, तो इसलिए हरित क्रांति। ये याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। कृषि उत्पादन बोल दिया, कृषि खेत होता है वो हरे कलर का होता है ना खेत, हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन, देखिए दूध सफ़ेद होता है, श्वेत होता है, तो श्वेत क्रांति। अब यहाँ पर अगला देखिए नीली क्रांति, जिसे ब्लू रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, यह मत्स्य उत्पादन के लिए होता है। ठीक है। अब यहाँ पर मत्स्य उत्पादन, तो देखिए यहाँ पर मछली कहाँ रहती है, पानी पे रहती है, मतलब समुद्र में रहती है। समुद्र कौन सा होता है, कलर होता है नीले कलर का होता है, तो नीली क्रांति। बस ये याद रखने का हमारा तरीका है। ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए गुलाबी क्रांति, तो जिसे पिंक रिवॉल्यूशन कहते हैं, यह झींगा मछली का उत्पादन करने के लिए हुई थी। ठीक है, गुलाबी क्रांति। ठीक है। अब देखिए झींगा मछली होता है वो भी एक तरीके से हल्का हल्का गुलाबी गुलाबी होता है। ठीक है, हल्के से रेडिश कलर टाइप का होता है गुलाबी, तो आप गुलाबी क्रांति बस ध्यान पे रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए पीली क्रांति, जिसे येलो रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, यह सूर्यमुखी या अन्य तिलहनों का उत्पादन के लिए हुई थी। ठीक है, पीली क्रांति। तो देखिए अब देखिए पीली क्रांति, तो यहाँ से स्पष्ट है, आप आराम से देख पा रहे होंगे। देखिए सूर्यमुखी जो होता है वो पीले कलर का होता है, और जो तिलहन होता है वो भी पीले कलर में ही होता है। तो यहाँ पर कौन सी क्रांति हो गई, पीली क्रांति हो गई। बस याद करने का तरीका बहुत ही आराम से याद कर सकते हैं आप। अब देखिए भूरी क्रांति, जिसे ब्राउन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन के लिए ये क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति होती है, भूरी क्रांति। ठीक है, ठीक, गैर परंपरागत ऊर्जा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर याद करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा कि भूरी क्रांति है वो गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए ही हुई थी। ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए हर चीज़ के लिए आपको याद करने का तरीका आप नहीं रख सकते। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप आराम से याद रख सकते हैं, पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ के ध्यान पे रखना होता है। ठीक है। अब अगला देखिए लाल क्रांति, जिसे हम कहते हैं रेड रिवॉल्यूशन, या मांस टमाटर उत्पादन के लिए हुई थी। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। देखिए जो मांस होता है ना, वो भी एक प्रकार से रेडिश कलर में होता है, या फिर टमाटर जो होता है वो भी रेड कलर में होता है, तो उससे हो गई हमारी रेड रिवॉल्यूशन या लाल क्रांति। बस अगला यहाँ पर देखिए गोल क्रांति, जिसे हम क्या कहते हैं, राउंड रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, है ना। ये आलू उत्पादन के लिए हुई थी। ठीक है, गोल क्रांति। तो बहुत ही सिंपल सा, देखिए यहाँ पर आलू क्या होता है, गोल होता है, तो हो गई हमारी गोल क्रांति। बहुत ही सिंपल सा है। अगला यहाँ पर देखिए रजत क्रांति, तो देखिए जिसे सिल्वर रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए ये हुई थी अंडा उत्पादन के लिए। ठीक है, रजत क्रांति जो हुई थी वो अंडा उत्पादन के लिए हुई थी। तो यहाँ इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं कि अंडा सफ़ेद होता है, पर देखिए वो जो अंडे के अंदर का जो वाइट होता है ना, जब वो आप उबालोगे उसको तो हल्का सा वो सिल्वर कलर में होता है, देखिएगा आप, है ना। तो उसी से आप ध्यान रखें कि उससे क्या हुआ, रजत क्रांति हो गई, सिल्वर रिवॉल्यूशन हो गया। अगला यहाँ पर देखिए सुनहरी क्रांति, जिसे गोल्डन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, ये किस लिए हुए, फल उत्पादन की या बागवानी के लिए हुई थी। ठीक है। अब इसे आप किस तरीके से याद रख सकते हैं, देखिए फल उत्पादन, जो फल होते हैं वो अलग अलग कलर में होते हैं, बहुत सारे कलर में अलग अलग फल होते हैं। तो जब सब रंग एक साथ मिल जाए तो वो क्या हो गया, सुनहरा रंग बन गया, तो उससे क्या हो गई, सुनहरी क्रांति हो गई। ठीक है, क्योंकि फल जो होते हैं बहुत सारे कलर में होते हैं ना, बहुत सारे रंगों में होते हैं, तो सभी रंगों को आप मिला दिए तो क्या हो गया, सुनहरा रंग हो गया, तो सुनहरी क्रांति। अगला यहाँ पर देखिए इंद्रधनुषी क्रांति, जिसे कहते हैं रेनबो रिवॉल्यूशन, यह कृषि संबंधी समग्र क्रांति के लिए हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समग्र क्रांति मतलब कृषि संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए कौन सी क्रांति हुई थी, तो इंद्रधनुषी क्रांति। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे इस तरीके से याद रखते हैं, इंद्रधनुष में बहुत सारे कलर होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो देखिए बहुत सारी चीज़ों के लिए हुई है क्रांति, पर किन चीज़ों के लिए, कृषि संबंधी चीज़ों के लिए, जितने भी कृषि संबंधी चीज़ें हैं उन सभी के लिए कौन सी क्रांति हुई, इंद्रधनुषी क्रांति। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आज भारतीय भूगोल का पार्ट 3 कवर होता है। ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पर हमारा भारतीय भूगोल कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आराम से इस तरीके से वीडियो मिलती रहे और आप आराम से तैयारी कर सकें। ठीक है, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।